साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, हाल के पिछले महीनों में ऐसी खबरें आई थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते में यानी नए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की शुरुआत में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। लेकिन साथियों, अब सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट यह आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में 8वें वेतन आयोग के लिए खाली पदों को भरने के लिए डिपुटेशन के माध्यम से ये पद भरे जाने थे साथियों, और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये कुल 35 पदों पर भर्तियां होनी है। अब 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन, मेंबर और सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति कब होगी? इसके अलावा 16 अप्रैल को पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस यूपीएस पर एक समीक्षा बैठक भी हुई थी। उस बैठक में क्या फीडबैक आया है? साथियों, ऐसा कहा जा रहा है कि जब से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, उस समय से अब तक केवल 1500 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यह आंकड़े क्या कह रहे हैं? आज की वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक क्या कुछ हुआ यह जानेंगे। आप साथियों के मन में पेंशन स्कीम को लेकर के कई सवाल हैं। मसलन एनपीएस बेहतर है या यूपीएस, किसे ऑप्ट करें किसे नहीं, एनपीएस या यूपीएस को? तो साथियों, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार पधारे हैं, उनका चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल साथियों, जो कि AIAPSCF के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, साथ ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कॉन्फेडरेशन दिल्ली के चेयरमैन भी हैं। साथियों, जब इनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या हलचल है, तो उन्होंने बताया कि साथियों, जब जनवरी में 8वें पे कमीशन के गठन की बात शुरू हुई थी, तभी से लेकर लोगों के मन में इसका बेसब्री से इंतजार है। और उसके पहले जब बजट की बात चल रही थी, उस समय जब इसका ऐलान नहीं हुआ था, तो तब से लेकर अभी तक देश भर के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के जो लोग हैं, ऑटोनॉमस बोर्ड के जो लोग हैं साथियों, वो सभी लोग इस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं साथियों। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है डेपुटेशन के आधार पर भर्ती का, क्योंकि पे कमीशन बनेगा, तो पे कमीशन जब बनेगा साथियों, तो उसमें चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे और जो लोग होंगे, वो जिनके साथ काम करेंगे, कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे या जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए। तो साथियों, उन्हीं एम्प्लॉइज की जो भर्ती जो डेपुटेशन के माध्यम से 35 अलग अलग पदों के लिए भरे जाने हैं, तो उनको विज्ञापित किया गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जल्दी ही वो भर्ती शुरू करेगी। कुल मिलाकर साथियों, ये भर्ती शीघ्र ही शुरू होने वाली है। 8 से 10 दिन के अंदर ऐसा माना जाता था कि 8वें वेतन आयोग जो है, उसके सभी सदस्यों और चेयरमैन का भी निर्धारण हो जाएगा, और उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया साथियों इस महीने जरूर पूरी हो जाएगी। साथियों, जब मनजीत सिंह पटेल से पूछा गया कि 35 पदों की जो भर्ती है, उसमें कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि ये वो एम्प्लॉयज होंगे जो इस पूरे सैलरी पे कमीशन की जो भी वार्ताएं होंगी, मीटिंग्स होंगी, उसके जो नोट्स बनेंगे उसको मैनेज करेंगे। करने के लिए साथियों सेक्शन ऑफिसर होंगे, एडमिन ऑफिसर होंगे, और चेयरमैन को कहीं ले जाना है तो ड्राइवर भी होंगे और दूसरे क्लरिकल स्टाफ भी साथियों होंगे। साथियों, उनके अनुसार यह भर्ती, जिसमें 35 पद हैं, फिर इसमें 5 तरह के क्लासिफाइड अलग से पोस्ट होंगी बेसिकली, जिसमें सेक्शन अफसर होंगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होंगे और एडमिन अफसर भी होंगे, और डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, ड्राइवर्स होंगे, एमटीएस जिन्हें मल्टी टास्किंग स्टाफ बोलते हैं, वो भी होंगे, और एक पद जो जरूरत के लिए एक तरीके से एक ऑफिस भी बनाया जाएगा। साथियों, ये सारा सब कुछ 8वें वेतन आयोग की तैयारी के लिए किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में जितने लोग चाहिए उनकी भर्ती की जाएगी। उसके बाद चेयरमैन और जो मेंबर, ये सब जो है जब पूरा काम शुरू करेंगे, तो उसके पूरे रिकॉर्ड को कर्मचारियों को जो है दस्तावेज के रूप में मेंटेन करना होगा। और साथियों, जब उनसे पूछा गया कि 16 अप्रैल को पेंशन मंत्रालय में एनपीएस और यूपीएस पर एक समीक्षा बैठक हुई, उस पर क्या फीडबैक आया है, साथ ही यूपीएस का क्या होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को जो बैठक हुई, यह बेसिकली एनपीएस को रिव्यू करने के लिए हुई थी। साथियों, यूनिफाइड पेंशन गजट जो है यानी यूपीएस जब से आया है, इसको लेकर सरकार बहुत पॉजिटिव थी। सरकार यूपीएस
को लेकर के जो है चाहती थी कि देश में तकरीबन 1.25 करोड़ कर्मचारी हैं जो रिटायर हैं पूरे देश में, और जो एनपीएस से इफेक्टेड लोग हैं वह तकरीबन 91 लाख कर्मचारी हैं पूरे देश में, जिनमें से 30 से 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। ऐसे में सरकार को पूरा भरोसा था कि इन 30 से 32 लाख जो केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनमें से 50 से 60% लोग तो यूपीएस को ऑप्ट कर ही लेंगे। साथियों, चूंकि मार्च गुजर गया और मार्च में 17 मार्च तक की डेट थी, उसमें जो है 17 मार्च के डेटा के अनुसार साथियों मात्र जो है 1500 रजिस्ट्रेशन ही यूपीएस में हुए थे। इसका मतलब साफ है साथियों कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उन 32 लाख लोगों ने, जिनके लिए सरकार ऐसा चाह रही थी कि 32 लाख लोग तो हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं, ये यूपीएस को ऑप्ट कर ही लेंगे, तो उन 32 लाख लोगों ने साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूपीएस स्कीम है, पेंशन स्कीम है, उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। साथियों, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी यूपीएस में अभी नहीं जा सकते क्योंकि उनका वो पोर्टल बाद में खुलेगा जब उनके यहाँ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एंडोर्समेंट हो जाएगा, तभी साथियों कुछ हो सकता है। फिलहाल अभी ये केंद्र के कर्मचारियों के लिए था और ये जून इसके लिए डेडलाइन थी, जून लास्ट तक ये जिसको जाना है यूपीएस में वो जाएगा और जिसको एनपीएस में रहना है वो एनपीएस में रहेगा, ऐसी व्यवस्था थी। साथियों, फिर जो अभी सेंट्रल ऑटोनॉमस बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं तो वहाँ जब तक कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट एंडोर्स नहीं हो जाता तब तक वो नहीं होगा। और अभी जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए पोर्टल खुला है, अभी हमने बात की, उनमें से केवल 1500 लोगों ने इसको ऑप्ट किया है। तो इससे बिल्कुल सिंपल बात है साथियों, सरकार को ये समझना चाहिए कि लोग बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं। कर्मचारी यही चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद जब वो घर जाएं तो अपने बुढ़ापे की सामाजिक गारंटी यानी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर के घर जाएं, पेंशन मामले में इतना दिमाग खपाना न पड़े साथियों, क्योंकि हर कोई उतना कैलकुलेट नहीं कर पाता है। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम 20 साल में क्या देगी, 25 साल की नौकरी है तब क्या देगी, 30 साल की नौकरी है तब कैसा रिस्पांस रहेगा, और 30 साल की ऊपर की नौकरी है तब उसका रिस्पांस कैसा होगा। साथियों, अलग अलग कैलकुलेशन में इतना इसमें झोल हो गया है कि अलग अलग तरीके के कैलकुलेशन से लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अभी जो 8वां पे कमीशन आएगा इसी में भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन में ग्रोथ कितना होना है, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कोई नहीं जानता। साथियों, वर्तमान में डीए 55% चल रहा है और 2026 में जिनका इंक्रीमेंट लगना है तो जनवरी में डीए को अगर आप एंडोर्स भी कर देते हैं, जिसे डीए मर्जर कहा जाता है, जिसमें बेसिक में डीए को मर्ज किया जाता है, उसके बाद नया डीए फिर 0 से शुरू होता है। तो ऐसे में जुलाई माह तक 2 से 3% ही डीए सरकार बढ़ाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। साथियों, मनजीत सिंह पटेल बताते हैं कि जितनी भी कटौतियां होगी सरकार कर्मचारियों के साथ ही करती है, साथ ही फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, क्या ग्रोथ होगा, तो ये सब अभी अनसर्टेन है, यानी अभी भविष्य के गर्त में है, क्या कुछ होने वाला है किसी को एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि जिसकी 30 साल की नौकरी है तो 30 साल की नौकरी के बाद उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, क्या उसके पास डियरनेस अलाउंस होगा, जब वह रिटायर होगा तो उसके पास एनपीएस में कितना कार्पस होगा, उसके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कितना कार्पस होगा। ऐसे ही ये तय कर पाना वो एनपीएस में रहे या यूपीएस में रहे बड़ा जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी देश इतना सशक्त नहीं हो पाया है जो अपना हिसाब किताब स्वयं लगा पाए। साथियों, इन्होंने कैलकुलेशन को इतना लेंदी बना दिया है कि सभी कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या ना करें, एनपीएस में रहें या यूपीएस में रहें, किसी को एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पा रहा। एनपीएस फंड और यूपीएस फंड का फंडा साथियों आइए समझते हैं। साथियों, एक एम्प्लॉइज जिनकी एज 25 से 30 साल की है और जिसकी 32 से 34 साल की नौकरी है यानी सर्विस पीरियड है, तो एनपीएस में उनके लिए क्या होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ग्रेड पे 4800 और डीए वर्तमान में चल रहा 55%, बेसिक पे है 76,500। तो आज की डेट में जो एनपीएस में जो फंड इकट्ठा है वो है साथियों 46.89 लाख। तो मान लेते हैं कि जून 2043 में रिटायरमेंट है, तो एनपीएस के फंड को अगर आज से कैलकुलेट करते हैं, चूंकि हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, ऐसे में जो लगभग 3% इंक्रीमेंट आता है और साल में 2 बार आपका डीए बढ़ता है, यानी 2.5% मान लीजिए, मैक्सिमम 2.5% का डीए मान लेते हैं, तो 2.5 यानी 5% हो गया और 3% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 5 और 3 8। अगर हम इसको पूरा कर देते हैं यानी ओवरऑल 1% और बढ़ा दीजिए
तो अगर इसको हम 9% की वार्षिक जो है मान लेते हैं, तब एनपीएस में क्या फंड बनेगा साथियों? एनपीएस में फंड बनेगा 3,52,28,393, 3,52,28,393। साथियों यह जून 2043 को एनपीएस फंड में ये बनेगा कार्पस, और इस एनपीएस फंड में 10% जो है सैलरी, जिसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ता, साथ में 14% सरकार का अंशदान शामिल होता है। तो सभी वेतन आयोग के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जून 2043 तक बेसिक सैलरी जो होगी वो होगी साथियों, बेसिक सैलरी होगी आपकी 3,64,616, और उस समय जो महंगाई भत्ता, अनुमानित महंगाई भत्ता, एक्सपेक्टेड डियरनेस अलाउंस होगा 28% के लगभग। साथियों यह 2-4% कम ज़्यादा हो सकता है, यह एक मोटा मोटा आंकड़ा है, यह सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो साथियों यह गणना अभी हमने देखे बता चुके हैं कि ग्रेड पे 4800, डीए 55% और बेसिक पे 76,500। तो करंट फंड जो इकट्ठा हुआ वो 46,89,000 यानी 46.89 लाख। तो आज की डेट में साथियों एनपीएस में ये फंड है, और इसमें 10% है हमारा है और 14% सरकार का है कंट्रीब्यूशन, जिसमें हमने 41% अगर हम निकाल लें। हालांकि सरकार कह रही है कि 60% आप एनपीएस कार्पस में से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 41% ही निकालते हैं, क्योंकि इसमें जो टोटल कार्पस है उस टोटल कार्पस में 41% अंशदान हमारा शामिल है। तो टोटल एनपीएस कार्पस में 3,52,28,393 में से 41% साथियों ये बनेगा आपका 1,44,43,611। 41% जो आपका एनपीएस फंड का कार्पस होगा 1,44,43,611। इसको निकालने के बाद अब जो बचा वह अंशदान जो है सरकार का है, और साथियों इस पैसे को यानी जो आपका बचा हुआ है 2,07,84,751, अगर इस पैसे को आप किसी बैंक में एंट्री के रूप में डाल देते हैं, एनुटाइज कर देते हैं, तो हमारी पेंशन बनेगी उस दिन के हिसाब से 1,03,800। ये साथियों हमारी पेंशन बनेगी, और इसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं रहेगा। ये पेंशन यही हमेशा बनी रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अब मान लीजिए कि पेंशन जो एम्प्लॉय है, रिटायर्ड पेंशनर है, उसकी 2-4 साल में डेथ हो जाती है, तो यही पेंशन यानी 1,03,800 रुपये की जो पेंशन है ये उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी उनके नॉमिनी को ये पेंशन मिलेगी। अब मान लेते हैं कि 2-4 सालों में जो उनकी नॉमिनी यानी स्पाउस है उनकी भी डेथ हो गई, तो ऐसे में अगर बच्चे माइनर हैं तो यही पेंशन 1,03,800 रुपये बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों अगर बच्चे माइनर नहीं हैं यानी 18+ हैं, 18 साल से अधिक हैं, तो जो पैसा बैंक में एन्युटी के रूप में डिपॉजिट किया गया है यानी 2,07,84,751, तो साथियों यह जो है पैसा गिफ्ट मनी के रूप में उन बच्चों को दे दिया जाएगा। तो साथियों कुल मिलाकर अगर एम्प्लॉय रिटायरी अथवा उसका स्पाउस भी न रहे, तो जो पैसा एनपीएस का एन्युटी के रूप में जमा होगा वो सारा का सारा पैसा उनके बच्चों को गिफ्ट के रूप में मिल जाएगा। तो ये था फंडा एनपीएस का। अब बात करते हैं यूपीएस की। तो साथियों अगर आप यूपीएस अपनाते हैं तो कुल फंड बनेगा यूपीएस में 3,52,28,393 से। ये जो फंड है साथियों कम बनेगा, ये एनपीएस का फंड है, क्योंकि यूपीएस जो फंडा है अलग है, उसमें सरकार का अंशदान जो है होगा, सरकारी कर्मचारी का अंशदान 10%, सरकार का अंशदान 10%, यानी 10% एक जगह रहेगा, बाकी जो सरकार का अंशदान है वो 8% अलग अंशदान रहेगा। इस तरह जो फंड बनेगा, कार्पस बनेगा रिटायरमेंट के बाद यानी जून 2043 तक, ये बनेगा 2,93,56,994। तो साथियों ये कार्पस होगा यूपीएस का। और आप जानते हैं कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक व्यवस्था है कि रिटायरमेंट वाले दिन जो भी अगर उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो व्यवस्था की गई है कि जो है आपका बेसिक सैलरी होगा, उसको प्लस करके डीएनएस अलाउंस जो होगा, तो उसमें 1/10% करके जितने साल की नौकरी है उसके डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो फंड आपको लमसम अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। अगर आप उस लमसम अमाउंट प्लस आपका जो हिस्सा है जो कि बराबर है कंट्रीब्यूशन के, तो अगर यह टोटल मिला करके आप अपना पूरा पैसा वापस ले लेते हैं, तो आपको टोटल कार्पस में से 40% आपको निकालना पड़ेगा। और साथियों एनपीएस में हमने 41% निकाला था और यूपीएस में हम 40% निकालेंगे, तो वो बना 1,17,42,000
₹31,997 यह लगभग अमाउंट मिलेगा। और साथियों 31,73,500 जो ₹60 है साथियों, तो ये जो है अगर आप इन दोनों अमाउंट को मिला दें तो जो भी कार्पस था वो जीपीएफ के जैसे कर्मचारी के पास आ जाएगा और जो सरकार का पैसा बना वो सरकार के पास चला जाएगा। तो साथियों कर्मचारी ने 25 साल से ऊपर की नौकरी की है तो लास्ट बेसिक पे जो 12 महीने की एवरेज का बेसिक पे होगा उसका 50% उसे पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन अब चूंकि कार्पस 40% निकाल लिया तो पेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। ये पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिक पे 1,07,791 अगर हम मान लेते हैं उस समय का, तो डीए 28% है, तब जो है ये डीए मिला करके हो जाएगा 30,181 और जो पेंशन होगी टोटल वो बन जाएगी 1,37,792, यानी करीब अगर इसको पूरा मान के चले तो पूरा 1,40,000 के आसपास की पेंशन बनेगी। वहीं एनपीएस में ये पेंशन कम बन रही है और एनपीएस में अपना पैसा निकालने के बाद जो पेंशन है वो कम बन रही है। यूपीएस में अपना पैसा निकाल लेने के बाद भी पेंशन अधिक बन रही है। साथियों यह निश्चित पेंशन है जिसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा और महंगाई भत्ता समय समय पर रिवाइज होगा और ये बढ़ता ही रहेगा। तो अगर हम 2-4 सालों में साथियों बात करें, 2-4 सालों मान लीजिए कोई कर्मचारी उसकी डेथ हो जाती है तो बेसिक पे का 60% हो जाएगा, यानी 1,07,000 का 60% हो जाएगा, मान लीजिए 64,200 रुपये हो जाएगा, प्लस महंगाई भत्ता है जो उनकी स्पाउस को मिलेगा। इसमें महंगाई भत्ता साथियों जुड़ेगा तो अगर हम 28% ही महंगाई भत्ता मान लेते हैं तब 17,976 यानी लगभग 18,000 के आसपास तो इनकी पेंशन साथियों बन जाएगी। 64,200 में आप 18,000 और जोड़ दीजिए तो लगभग 82,200 के आसपास पेंशन यूपीएस में मिलेगी। अगर आप अपना हिस्सा नहीं निकालते साथियों, अगर आप अपना लमसम अमाउंट ले लेते हैं यानी 31,73,560 रुपये जो है, तो आपका साथियों बेसिक का पूरा आधा एवरेज का ठीक आधा मतलब 1,79,653। साथियों चूंकि यहाँ पर डिडक्शन नहीं हुआ तो मोटा 1,80,000 के आसपास आपको साथ में 28% का डीए यानी डीए डिफरेंस जिससे 50,300 और जुड़ जाएगा। तो साथियों कुल मिलाकर के आपकी जो पेंशन होगी 2,29,955 यानी 2,30,000 के आसपास पेंशन आपको मिलेगी। साथियों अगर हम बात करें कर्मचारी एनपीएस ले या यूपीएस तो उसके पहले साथियों आपको यहाँ बता दें कि ये कैलकुलेशन में 34 साल का सर्विस पीरियड लिया गया है तभी इतना अमाउंट इकट्ठा हो पाया है। चूँकि सर्विस पीरियड अधिक है, वहीं पर अगर सर्विस पीरियड कम होती तो जाहिर सी बात है साथियों कार्पस भी कम जमा होता। साथ में रिटायरमेंट के बाद कुछ भी निश्चित नहीं है कि कितने साल तक कौन जीवित रहेगा। मनजीत सिंह पटेल के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती है कितने साल कौन जिंदा रहता है। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, कोई भयानक बीमारी किसी को हो गई, किसी को अलग अलग तरह की डिजीज होते हैं, ऐसे केसेस में यह साथियों पर्सन टू पर्सन व्यक्ति विशेष के रूप में अलग अलग होता है, डिपेंड करेगा कि किस स्कीम को बेहतर माना जाए। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में साथियों पहले से कुछ बेहतर है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन सर्टेनिटी यानी निश्चितता अभी नहीं है क्योंकि आपने कार्पस बेस्ड या फंड बेस्ड की पेंशन स्कीम कर दिया है। अगर रिटायरी की मौत हो जाती है तो ऐसे में उसको 60% फैमिली पेंशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि फंड बेस्ड है, उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन्होंने लिख दिया है कि वो 60% रह जाएगी फैमिली पेंशन के केस में। तो ये साथियों दिक्कत है। दूसरी बात, इतना कार्पस देने के बाद सरकार को सरेंडर करने के बाद अगर वह पूरा कार्पस सरकार को ही चला जाता है, उसकी डेथ रिटायरमेंट से पहले हो गई तो इसके बारे में साथियों कोई जिक्र नहीं किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। अगर आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर ले लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा। जो सरकार का गजट है, सरकार के गजट में इस बारे में कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। उसके साथ एनपीएस वाला जो ट्रीटमेंट किया जाएगा ऐसा सरकार मान रही है कि उसको ओपीएस मिलेगा। ऐसे में जब तक यूपीएस के बारे में पूरी क्लैरिटी साथियों न हो इसे ऑप्ट कर पाना मुश्किल है और कर्मचारियों को इसे ऑप्ट करने से बचना होगा, ऐसा जो है मनजीत सिंह पटेल का कहना है। तो उम्मीद है आपको एनपीएस और यूपीएस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। एनपीएस ले यूपीएस ले यह जानकारी साथियों आपको मिली होगी। एनपीएस और यूपीएस में कौन बेहतर है, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे, स्वयं डिसीजन ले पाएंगे।
साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में इसको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कर्मचारियों से जुड़ी वेतन, भत्तों और 8वां वेतन आयोग सरकारी नौकरी से सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और लेटेस्ट जानकारी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।